उसी समय अचानक एक खतरनाक जंगली जानवर ने किसान पर हमला कर दिया। किसान पर अचानक हमला होने से वह घबरा गया। तभी पिताजी की चीख सुनकर किरण तुरंत उस तरफ दौड़ी चली आई। किरण ने तुरंत एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और जानवर को जोर से हिलाया। फिर वह उसे मारने लगी, जिससे जानवर डर कर भाग गया। किसान बहुत समय पहले की बात है। नगर से दूर जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ एक गरीब किसान अपनी बेटी किरण के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर उनकी गरीबी ने उसे जीवन में कई कठिनाइयों से जूझने पर मजबूर कर दिया था। उसकी बेटी किरण भी उतनी ही समझदार और बहादुर और अपने पिता के हर काम में हाथ बटाती थी। लेकिन किसान हमेशा उसे गांव के लोगों से दूर रखने की कोशिश करता था, मानो वह किसी अनहोनी से उसे बचाना चाहता हो। एक दिन किरण घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके पिता खेत से थके हारे आकर बैठ जाते हैं। उन्हें इस तरह से थके देख किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सारा काम अकेले ही करते हो। मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ, मैं भी खेत पर काम कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तुझे काम करने की जरूरत नहीं। छोटी सी उम्र में तूने घर संभाल रखा है, ये क्या कम है? और वैसे भी तुझे इन कठिनाइयों से दूर रखना चाहता हूँ। तेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए, मेरी तरह नहीं। ये सुनकर किरण थोड़ा उदास हो जाती है। फिर थोड़ा स्वस्थ होकर बोली, पर पापा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत काम ही तो करना है। आप खुद ही काम करके अपनी तबीयत खराब कर लेती हो। मैं हूँ ना, फिर आप चिंता क्यों करते हो? अब से हम दोनों खेत पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है मेरी माँ, ठीक है। लेकिन बेटी, तेरी मेहनत का समय भी आएगा। पर हाँ, एक बात याद रखना, सच्चाई, मेहनत और हिम्मत के रास्ते पर ही चलना। ऐसे ही हंसी खुशी दोनों का जीवन बीतता था। लेकिन एक बात थी जो किरण को हमेशा सताया करती थी। बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन पता नहीं वो मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते, न ही गांव के लोगों से मिलने देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होगी? आज जब पापा आएंगे तो पूछ ही लूंगी। शाम को किसान खेत से घर लौटता है। तभी उसने किरण से कहा, अरे बेटी, सुन तो, आज जरा जल्दी खाना लगा दे, भूख बहुत तेज लगी है। जी पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। दोनों ने खाना खा लिया। पिता अपनी खटिया पे आराम कर रहे थे। तभी किरण आई और उसने पूछा, बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बात है बेटी? बाबा, आप मुझे गांव के लोगों से दूर क्यों रखते हैं? और हम गांव को छोड़कर इस जंगल में क्यों रहते हैं? मैं बाकी लोगों से अलग क्यों हूँ? वो काम मैं कैसे कर सकती हूँ जो कोई और नहीं कर सकता? मेरा भी मन करता है कि मैं लोगों से मिलूं, बातें करूं, मेरी भी सहेलियां हो जिनके साथ में समय बिताऊं। मैं यहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ बाबा। देखो बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बारे में मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सही समय आने पे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मुझसे वादा करना होगा
कि आज के बाद तुम ऐसे सवाल नहीं करोगी। ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन सुबह किसान जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसी समय अचानक एक खतरनाक जंगली जानवर ने किसान पर हमला कर दिया। किसान पर अचानक हमला होने से वह घबरा गया। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी पिताजी की चीख सुनकर किरण तुरंत उस तरफ दौड़ी चली आई। किरण ने तुरंत एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और जानवर को जोर से हिलाया। फिर वह उसे मारने लगी, जिससे जानवर डर कर भाग गया। किसान की ये हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वो जमीन पर बैठ गया है। किरण उसके पास दौड़ कर आती है। बाबा, अब ठीक तो है? ये सब कैसे हो गया? चलिए चलिए घर चलिए, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूँ। बेटी, आज तूने मेरी जान बचा ली है। अगर तू सही समय पर नहीं आती तो मैं नहीं जानता कि मेरे बिना तेरा क्या होता। बाबा, आप ऐसा मत बोलिए। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। किरण पिता को घर लेकर जाती है और उसको देशी जड़ी बूटी का लेप लगाती है। बहुत दिन तक सेवा करने के बाद भी किसान की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। किसान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। तभी किसान किरण को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटी, अब मेरा जाने का समय आ गया है। लेकिन बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमारे घर के पीछे मैंने जमीन में एक बक्सा गाड़ के रखा है। तुझे उसे निकालना होगा। लेकिन याद रहे, तू उसे तब तक नहीं खोलेगी जब तक तू 21 वर्ष की नहीं हो जाती। अपना ध्यान रखना बेटी, मेरी बच्ची। बाबा, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। इतना कहते ही किसान ने दम तोड़ दिया। किरण ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, बाबा, उठिए ना बाबा, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना बाबा, बाबा उठिए ना। पिता के जाने के बाद किरण अकेली रह गई। उसने अपनी छोटी सी दुनिया में खुद को संभाल लिया। जंगल के पंछी और प्राणी ही अब उसका परिवार बन गए थे। वो घंटों उनसे मिलती और बातें किया करती, लेकिन उस बक्से के बारे में सोचते हुए उसके मन में रहस्य और उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। बाबा इस बक्से को मुझसे क्यों छुपाते थे? इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? और इसमें ऐसा क्या होगा जो मेरे 21 वर्ष बाद ही मुझे खोलना है? क्या मैं इसे अभी खोल दूं? नहीं नहीं, पापा ने कहा था वही करूंगी। यही तो उनकी आखिरी इच्छा थी। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने निकला। दुर्भाग्य से उसे एक जंगली जानवर ने घायल कर दिया। राजा दर्द के मारे कराह रहा था और पास में कोई मदद के लिए भी नहीं था। तभी किरण वहां से गुजरी और उसकी हालत देखकर उसके पास पहुंची। महाराज, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल मत डरिए।
आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी किरण राजा को उठाती है। वह कुछ जड़ी बूटियां लाती है और राजा की चोट पर लगा देती है। राजा को पहले से बेहतर लग रहा था। तभी राजा ने किरण से पूछा, तुम कौन हो पुत्री, और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो, और तुम ये सब कैसे कर सकती हो? मैं एक साधारण लड़की हूँ महाराज। बस मेरे पिता ने मुझे इन जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तभी किरण थोड़ी उदास हो गई और फिर से उसने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। उन्होंने किरण से कहा, पुत्री, तुम तो बहुत बहादुर हो जो इस घने जंगल में अकेली रहती हो, पर अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम हमारे साथ हमारे राज्य सूर्यपुर चलो। हम तुम्हें अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं। हमारी अपनी कोई संतान नहीं है। क्या तुम हमारी पुत्री और सूर्यपुर की राजकुमारी बनोगी? राजा की बातें सुनकर किरण चौंक गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना निर्णय राजा को बताया। अब वो राजा के साथ जाने के लिए तैयार थी। जाते समय वह अपने साथ वह बक्सा भी ले गई। किरण ने पहली बार जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी। वह यह सब देखकर चौंक गई। इतना बड़ा महल तो मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। मुझे तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। तभी दरबार में राजा ने घोषणा की, मंत्री जी, राज्य में उत्सव मनाया जाए। सभी को आमंत्रण दिया जाए कि महल में हमारी पुत्री किरण का स्वागत समारोह है। किरण राजकुमारी किरण के नाम से जानी जाएगी। शाही भोज का प्रबंध किया जाए। राज्य में चारों ओर उत्सव का माहौल था। प्रजा में खुशहाली थी। सभी अपनी नई राजकुमारी को देखकर बहुत खुश थे, परंतु उसकी नई माँ रानी मैनावती को वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो किरण के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे किरण में कुछ रहस्यमयी महसूस होता था। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप किसी को भी अपनी पुत्री कैसे बना सकते हैं? क्या एक सामान्य लड़की राजसी ठाट और महत्व को समझ पाएगी? क्या राजसी खून का कोई महत्व नहीं? रानी, आप ये मत भूलिए कि ये वही लड़की है जिसने हमारी जान बचाई है। और हाँ, राजसी खून, राजसी प्रेम और अपनेपन से अधिक नहीं हो सकता। तो आज से आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि यही इस राज्य की राजकुमारी और राजगद्दी की उत्तराधिकारी है। ऐसे ही समय बीतता गया। किरण अब 21 वर्ष की हो गई थी। राजकुमारी किरण अपने नए जीवन में बहुत खुश थी। एक दिन राजा किसी कारणवश महल से बाहर गए थे। तभी रानी ने महल में एक खास संगीत समारोह रखा। सभी संगीत के सुरों में डूबे हुए थे। उसी के दौरान अचानक आग लग गई। सभी लोग घबराए हुए थे और आग फैल रही थी। ये अचानक आग कैसे लग गई? सैनिकों, तुरंत आग बुझाने का प्रतिबंध कीजिए। सभी सैनिक आग बुझाने लगे। तभी राजकुमारी किरण जल्दी से एक कटोरी में पानी लेकर आई और एक फूल को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र जाप करने लगी। फिर तुरंत वह फूल से आग पर पानी छिड़कने लगी और तुरंत ही वो आग बुझ गई। ये देखकर सभी चौंक गए। सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे, पर रानी का शक और बढ़ गया। राज्य में उसके विषय में चर्चा होने लगी। यह लड़की कोई साधारण नहीं है। इसके पास जरूर कोई खास शक्तियां हैं।
हाँ, तुम सही कह रहे हो, वरना ये आग बुझाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ रानी इस बात से बहुत विचलित हो गई थी। वह सोचने लगी, हमें यकीन हो गया है कि यह लड़की कोई जादूगरनी है। यह हमारे राज्य के लिए खतरा हो सकती है। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। रानी ने गुस्से में आकर किरण को मारने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यह लड़की महल में रहकर अजीब घटनाओं को जन्म दे रही है। एक रात उसने किरण के कमरे में जाकर उस पर हमला करने का मन बनाया और रात को किरण पर हमला करने हेतु वह किरण के कक्ष में गई। परंतु दूसरी तरफ उसी रात किरण को अपने पिता की बातें याद आई। उसने हिम्मत करके वह बक्सा खोलने का निश्चय किया जो उसके पिता हमेशा उससे छुपाते थे। मुझे लगता है अब सही समय आ गया है। मुझे अब इस बक्से को खोलना ही होगा। आखिर ऐसा क्या राज है जो पिताजी ने हमेशा मुझसे छुपाए रखा। राजकुमारी किरण हिम्मत करके उस बक्से को खोलती है। जैसे ही बक्सा खोला उसने देखा कि उसमें एक पुराना पत्र था। वो पत्र पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें एक बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं अनाथ था। मेरा कोई परिवार नहीं था। मैं मजदूरी करके गुजारा चलाता था। एक दिन मेरे सहकर्मी ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे काम से निकलवा दिया। मुझे और कहीं काम नहीं मिला। मैं रोते हुए जंगल में अकेला बैठा था। तभी एक परी मेरे पास आई। हम दोनों ने बहुत बातें की। उसने मुझे अपनी शक्तियों से खेत दिए, घर दिया और मेरी मदद की। फिर हम दोनों में प्रेम हो गया, किंतु गांव वालों ने मेरा बहिष्कार कर दिया, जिस वजह से हमने सबसे दूर जंगल में अपनी एक दुनिया बसा ली। हमारी शादी के बाद उसने तुम्हें जन्म दिया, परंतु फिर वह इस संसार को छोड़ गई। तुम उसी की बेटी हो, एक परी की संतान। हाँ बेटी, तुम एक परी की बेटी हो, इसीलिए तुम बाकी लोगों से अलग हो। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे दूर रखता था, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। राजकुमारी किरण की आंखों में आंसू भर आते हैं। किरण को अपनी असली पहचान का पता चल गया था। अब उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास हो गया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने सच के साथ जिएगी और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर रानी ये बातें सुन लेती है और पछतावे के साथ बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजा महल में लौटते हैं। तभी अरे, ये तो चमत्कार है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप एक परी की बेटी हो। हमें तो आप पर गर्व है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें समझने में भूल की। माँ, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। मुझे भी मेरी सच्चाई से बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु मैं खुश हूँ कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं यहाँ केवल खुशियाँ लाना चाहती हूँ। इस तरह किरण ने राजमहल में अपनी पहचान बना ली और महल के लोग भी उससे प्रेम करने लगे। उसने अपने पिता की शिक्षा और माँ की जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए एक आदर्श राजकुमारी का दर्जा हासिल कर लिया। अब महल में सब खुशी खुशी रहने लगे।